अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेल, आज के लेक्चर में मैं करूँगा ये कि यानी जो हमारा गोल है वो ये कि ये जो एल्गोरिथम हमने देखा था बैक प्रोपेगेशन का, हम इसको numpy पे के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मेरी assumption ये है कि ये लेक्चर हो जा रहा है, मतलब ये जो मैं बयान कर जा रहा हूँ उससे पहले आपने जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और बैक प्रोपेगेशन के लेक्चर्स है ना, यानी वो दोनों के दोनों गो थ्रू किए मैं। ठीक है, अगर नहीं गो थ्रू किए तो पहले इसको जरा गो थ्रू कर लें। सो हमने लास्ट लेक्चर जो खत्म किया था वो बेसिकली ये एक क्या कहेंगे आइटरेटिव सा एल्गोरिथम हमने देखा था, जिसमें हम करते ये थे कि किसी भी एक न्यूरल नेटवर्क के लिए जिसकी लेट से एल लेयर्स हैं, हम पहले फॉरवर्ड पास परफॉर्म करते थे, उसके बाद बैकवर्ड बैक पास यानी या यूं के बैक प्रोपेगेशन परफॉर्म करते थे। और उसमें हम क्या करते थे, हम देखते थे कि ठीक है यार, जो फॉरवर्ड पास के लिए न्यूरॉन्स की वैल्यूज आ रही हैं उनमें से हर न्यूरॉन हर वेट की वैल्यू किस तरह एडजस्ट की जाए सच दैट कि वो जो कॉस्ट फंक्शन है जे वो मिनिमल हो। मैं चाहता हूँ कि वो मिनिमाइज हो और मेरे पैरामीटर इस तरह के होंगे जो कि उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करें। सो पैरामीटर से बता दिया कि ये डब्ल्यू और जे। ठीक है, सो इनको अपडेट कैसे करना है हमने देखा था, ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए मैंने इस तरह अपडेट करना है। सो ये तो जेनेरिक सा एल्गोरिथम था। सो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, करने जा रहे हैं यूजिंग numpy। ठीक है, सो मैं टेंसरफ्लो और पायटॉर्च यूज नहीं करूंगा, सिंपल numpy के जरिए यूज करेंगे। जो एग्जांपल हम गो थ्रू करेंगे वो N2NG के कोर्स से ली गई है। सो फॉर द टाइमिंग हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास यानी हम दो न्यूरॉन्स होंगी, दो इनपुट न्यूरॉन्स होंगी। दरमियान में सिंगल लेयर नेटवर्क है ये, जिसमें चार न्यूरॉन्स हैं। इन चारों के चारों न्यूरॉन्स में हमने देखा था कि जो यानी हर न्यूरॉन में एक तो लीनियरिटी होती है और दूसरा पोर्शन उस न्यूरॉन का नॉन लीनियरिटी पे मुश्तमिल होता है, जो कि उस लीनियर आउटपुट को एक तरह से बाउंड रखता है विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज। सो इस केस में हम जो मतलब जो नॉन लीनियरिटी फंक्शन यूज करें वो टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ अभी कि ये किस तरह दिखाई देता है, मगर हमने एग्जांपल यानी जो क्लास में देखा था वो ये देखा था कि मेरे पास जो लेट्स से जो है वो होगा क्या कहेंगे, जो फॉर एग्जांपल यानी जो फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन के हमने लेक्चर्स में देखे थे, उसमें देखा था कि मेरे पास न्यूरॉन का जो नॉन लीनियर फंक्शन है वो हमने फॉर द टाइम बीइंग एक ही देखा था, जो कि सिग्मॉइड था। ठीक है, जो कि सिग्मॉइड फंक्शन जो था वो किस तरह का दिखाई देता था। well, अभी नजर भी नहीं आ रहा सिग्मॉइड फंक्शन। इन एनी केस, सो मेरे पास सिग्मॉइड फंक्शन जो था वो यू नो मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की थी कि वन प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ इनपुट जो भी है नेगेटिव ऑफ दैट इनपुट और फिर उसका होल इनवर्स। ठीक है, सो उसका जो ग्राफ बनता था वो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनता था सिग्मॉइड फंक्शन का। ठीक है, सो मतलब ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता था और वो करता ये था कि जो भी इनपुट आ रही है यानी इनपुट जी जिसकी रेंज जो मर्जी हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी इनपुट हो सकती है उस सिग्मॉइड की। और जो आउटपुट होती थी वो बाउंडेड होती थी। तो बाउंडेड होने से बता दिया कि जीरो से लेके वन के दरमियान ही सिग्मॉइड आउटपुट देगा। ठीक है, बेशक इनपुट उसकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो। ठीक है, सो ये इसका फायदा था कि हम इसमें इसको इस तरह यूज कर सकते हैं कि मेरे पास अगर यहाँ पे लेट से किसी भी एक फंक्शन में लेट से मैं इस वक्त जो सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें लेट से जो आखिरी न्यूरॉन है उसमें मैं सिग्मॉइड यूज कर रहा हूँ, और इसका फायदा ये है कि इसका जो लीनियर पार्ट है वो जो मर्जी इनपुट दे, मतलब वो जो मर्जी आउटपुट दे, लीनियर पार्ट माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक जो मर्जी दे, सिग्मॉइड जो होगा वो जीरो से लेकर वन तक ही मुझे देगा। और मैं उस जीरो से लेकर वन तक जो भी वैल्यू होगी उसको अज्यूम करूंगा कि वो मेरे पास लेट से
किसी जो क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रही है, वो डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। बीच वाली लेयर में मैंने सिग्मॉइड नहीं यूज किया, बीच वाली लेयर में मैं टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन भी सिग्मॉइड की तरह का ही होता है, यानी मतलब ऑब्वियसली उसके फंक्शनल फॉर्म में तो डिफरेंस है। सो लेट्स से ये आपके पास सिग्मॉइड है, और सो टेंजेंट हाइपरबोलिक और सिग्मॉइड बेसिक डिफरेंस ये है कि ये -1 से लेके +1 तक वैल्यू दे सकता है, जबकि जो सिग्मॉइड होता है वो 0 से लेके 1 तक ही आपको रखता है, ठीक है। सो इस फंक्शन की रेंज में फ़र्क है दोनों फंक्शन, डोमेन तो दोनों की सेम है, -∞ से लेके +∞ तक कोई भी दोनों फंक्शंस इनपुट ले सकते हैं। आउटपुट इसकी -1 से लेके +1 के दरमियान होती है टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन की, ठीक है। जबकि सिग्मॉइड की जो होती है वो बेसिकली 0 से लेके 1 तक की दरमियान। सो ये आई मीन हल्का सा फ़र्क है ग्राफ में, मगर ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिग्मॉइड की एक रेंज यूँ समझ लें हाफ है कंपेयर टू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। सो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। सो मैं जो मेरे पास ये वाली लेयर है, दरमियान वाली लेयर यानी हिडन लेयर, इसमें मैं टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जबकि इसमें जो फाइनल वो जो न्यूरॉन है उसमें मैं सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। और टेंजेंट हाइपरबोलिक का फंक्शन भी सो टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन उसका फ़ॉर्मूला भी बड़ा आसान है, यानी ये तो हमने कहीं न कहीं देखा ही होगा। हुँ, हुँ, वेट सो लेट्स से अगर g ऑफ x ये है तो टेंजेंट हाइपरबोलिक x इस तरह का। सो अगर सो ये बेसिक सा फ़ॉर्मूला, ठीक है। सो ये आपने कहीं न कहीं आई थिंक मैट्रिक इंटर में पढ़ाई होगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -∞ से लेकर +∞ तक, जैसा कि हमने देखा था कि डोमेन फंक्शन की जो मर्ज़ी हो, जो आउटपुट वैल्यू है टेंजेंट हाइपरबोलिक x की वो -1 से लेके +1 तक के दरमियान ही रहती है। अच्छा, सो इन एनी केस, सो हम ये टेंजेंट हाइपरबोलिक x यूज़ कर रहे हैं दरमियान वाली लेयर में, जबकि फाइनल लेयर में मैं यूज़ कर रहा हूँ सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। सो 2 इनपुट्स होंगी, 2 नंबर्स होंगे मेरे पास। वो 2 नंबर्स बेसिकली एक मुझे आउटपुट देंगे, और उस आउटपुट वो जो आउटपुट होगी वो चूँकि सिग्मॉइड से होके गुज़रेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो 0 से लेके 1 तक लिमिटेड होगी, और मैं उसको एज़ अ प्रोबेबिलिटी ट्रीट करूँगा। राइट, सो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं डाटा पे, ठीक है? यानी डाटा किस तरह जनरेट करना है। सो अच्छा, सबसे आसान फंक्शन, सो अब डाटा के वेल फॉर द टाइम बिंग हम इस पे ज़्यादा मैं फ़ोकस नहीं करूँगा कि डाटा कैसे जनरेट किया। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इस तरह का एक डाटा, मतलब इस तरह का 2 डायमेंशनल डाटा है। 2 डायमेंशंस से मुराद ये कि एक x1 है लेट्स से हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस में, और एक x2 है जो जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम रेंज -3 से लेके +3 तक है, x1 की और x2 की। जो दूसरी डायमेंशन में जो पॉइंट है डाटा सेकंड डायमेंशन में जो पॉइंट है उसकी रेंज है -3 से लेके 4 तक, ठीक है? और ये पॉइंट्स हैं, ये मैंने जनरेट किए, और इसमें से मैं कह ये रहा हूँ कि ये वाले जो रेड कलर में शो हो रहे हैं, ये एक क्लास को बिलॉन्ग कर रहे हैं, और बाकी सारे दूसरी क्लास को बिलॉन्ग कर रहे हैं। सही, सो ये मेरे पास बाइनरी डाटा है। अच्छा, इसका कोड मैंने अपने पास ये कोड बेसिकली गिटहब पे अपलोडेड है, तो आप चाहें तो गिटहब पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं खेलना। अ, अच्छा खैर, ये मैं लिंक सो ये सारे का सारा जो भी हम कर रहे हैं ना, मतलब ये कोड गिटहब पे पड़ा हुआ है, मैं इसका लिंक आपको बाद में शेयर किए देता हूँ। अच्छा, राइट, सो अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम डाटा पे, सो डाटा, अच्छा मैंने डाटा बेसिकली पहले से ही जनरेट किया हुआ है। सो एक्स आपके पास वो इनपुट पॉइंट्स है। सो यू नो हर 200 पॉइंट्स हैं आपके पास टोटल, ठीक है। सो मैंने 200 सैंपल्स जनरेट किए। सो ये फंक्शन है जो कि आपके पास रिटर्न करके दे रहा है मेरे पास डाटा।
सो एक्स आपके पास जो है पॉइंट्स वो टू डायमेंशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला था -2 से सो यहाँ पे मुझे क्या ये रहा है फॉर एग्जांपल टोटल जो वो कंबाइंड वो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है। यानी जो कि हमने देखा था कि एक्स की जो मेरे पास रेंज है वो अपॉलजीज फॉर दिस मैस। सो हमने देखा था कि एक्स की जो रेंज है वो -3 से लेके +3 तक एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में -3 से लेके +4 तक, ठीक 4 तक है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो एक्स आया इस तरह का डाटा दिखाई दे रहा है, यानी जो कि 2D डाटा है और उसमें आपके पास 200 पॉइंट्स हैं। जो वाई है वो बेसिकली आपके पास उन्हीं पॉइंट्स का लेबल को डिस्क्राइब कर रहा है और ये लेबल बेसिकली बाइनरी लेबल है। यानी मुझे ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये जो पहला पॉइंट है ना मेरे पास ये लेट्स से ये 1 है, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट 1 है, तीसरा पॉइंट 0 है, यानी ये बेसिकली 1 ज़ीरोस के लेबल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लेट्स से जो ज़ीरोस थे उनको ब्लू में शो किया हुआ है, जो 1 थे उनको मैंने रेड में शो किया हुआ है फॉर द टाइम, ठीक है। या शायद उल्टा है। सो अभी हम इस पे नहीं आते, मगर बहरहाल एक आपके पास एक क्लास को बिलॉन्ग कर रहा है, दूसरा आपके पास दूसरी क्लास को बिलॉन्ग कर रहा है। और ये मैंने इस तरह इसको तो ये बेसिकली आप चाहें तो उसको शो कराएँगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। बहरकैफ आपके पास हुआ ये कि टू डायमेंशनल डाटा है, यानी 200 पॉइंट्स हैं। वो 200 के 200 पॉइंट्स 2D स्पेस में लाई कर रहे हैं। आपने किया ये कि उन 2D वो जो 200 पॉइंट्स थे उनको प्लॉट कर लिया और जहाँ यानी जो आउटपुट लेवल था हर पॉइंट का वो एक बाइनरी वेरिएबल था 1 या 0। अगर तो 1 है तो आपने कहा उस पॉइंट को रेड कलर में कर दो, अगर 0 है तो उसको ब्लू में कर दो या वाइस वर्सा, ठीक है? जैसा भी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इस पे फिट करना है अपना न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इस तरह के दिखाई देगा, वो इस तरह का दिखाई देगा। यानी वो एक्स लेगा, एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन ये 1 2 3 4 5 6 मेरे पास पैरामीटर्स हैं। सॉरी 4 4 टू द 8 सो 8 पैरामीटर्स बनेंगे। इन वेट्स को मल्टीप्लाई करेगा, बाइस ऐड करेगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक अप्लाई करेगा, फिर अगली इसमें फीड करेगा। ये 4 नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन 4 न्यूरॉन से ये 4 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, एक बाइस ऐड होगा, सिग्मॉइड से गुजरेगा, एक आउटपुट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हम चाहते ये हैं कि ये जो पैरामीटर्स है ना, यानी यहाँ पर वेट्स और बाइस इस लेयर में और यहाँ पर वेट्स और बाइस, ये इस तरह एडजस्ट हों कि जब पहला पॉइंट आए तो उसके लिए जो लेबल आए, यानी जो आउटपुट आए वो जो एक्चुअल आउटपुट है उसके करीब तरीन आए, ठीक है? यानी अगर पहला पॉइंट आ रहा है तो चूंकि इधर 1 है तो पहले पॉइंट के लिए हमारे पास भी न्यूरल नेटवर्क को 1 के करीब वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है? सो ये हमारा गोल है, ठीक है? यानी हमने किया ये अभी तक सिम्युलेटेड डाटा जनरेट किया, यानी डाटा को सिम्युलेट किया है और उसके बाद अब हम चाह ये रहे हैं कि वो जो डाटा डाटा मैंने सिम्युलेट किया है उस पे जो मेरा कस्टमाइज्ड न्यूरल नेटवर्क है वो लेट्स से किसी ना किसी तरह उस पे फिट हो जाए। अच्छा जी, सो ये तो हो गया बेसिक सा लेआउट। अच्छा, अब हमने क्या करना है? वेल हमने यानी इन टर्म्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क ये करना है। और वो ये कि हर लेयर के लिए मैंने फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास परफॉर्म करना है। ये सारा मतलब ये बेसिक सा ये सारे का सारा लूप इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? सो सबसे पहले तो फॉरवर्ड पास पे आ जाते हैं। अच्छा, सो फॉरवर्ड पास कैसे होना है? सो फॉरवर्ड पास ऐसे होना है, वेल सबसे पहले तो मेरे पास इतनी सारी इपॉक्स हैं। सो मैंने इस वक़्त कितने भाई 1000 इपॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है? जबकि यहाँ पर मैंने यानी ये बेसिकली यूँ समझें कि यानी ये जो आइटरेशन थे ये वो वाली आइटरेशंस हैं, ठीक है? सो जितनी मर्ज़ी आप आइटरेशंस रखें। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 1000 आइटरेशन रखी। हर आइटरेशन के अंदर मैंने करना ये है कि सारे का सारा फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास इम्प्लीमेंट करना है। फॉरवर्ड पास से क्या मुराद है? वेल फॉरवर्ड पास से मुराद ये है कि मैंने एक आइटरेशन के अंदर 2 न्यूरॉन्स यानी 200 के 200 पॉइंट्स लेने हैं इधर और उन 200 के 200 पॉइंट्स की आउटपुट प्रोड्यूस कर देनी है यूजिंग सम इनिशियलाइज्ड वैल्यूज ऑफ वेट्स एंड बाइसेस। यानी मैंने वेट्स और बाइस को इनिशियलाइज करना है
रैंडमली जिस तरह मर्जी इनिशियलाइज करो। अभी मैं देखता हूँ कि इनिशियलाइज कैसे करना है, ठीक है। यानी जो भी इधर वेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी वेट्स हैं और जो भी बायस हैं, इसी तरह इधर जो 4 वेट्स हैं और एक बायस है, ये इन सबको मैंने इनिशियलाइज करना है। 200 के 200 पॉइंट्स, यानी अगर एक पॉइंट आएगा तो एक पॉइंट से मुराद ये है कि इन दोनों न्यूरॉन्स की वैल्यू, ठीक है। एक पॉइंट के लिए मैंने आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करनी, मैंने 200 के 200 पॉइंट्स के लिए साइमल्टेनियसली इस न्यूरॉन की वैल्यू प्रोड्यूस करनी है। यानी अगर मेरे पास 200 यानी 200 क्रॉस 2 की इधर मैट्रिक्स हो, यानी 200 पॉइंट्स हो, ठीक है, 2D स्पेस में लाई करते हुए, तो मेरे पास 200 आउटपुट आ जाए इधर, ठीक है, यूजिंग सम इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ W's, ठीक है, ऑफ माय पैरामीटर्स। सो लेक्चर की सेंस में मैं चाहता ये था कि मेरे पास यू नो इनिशियल से मैं स्टार्ट करूं, यानी एक्स से मैं स्टार्ट करूं, और हमने देखा था कि अगर मैं जो मैट्रिक्स थी उसको इस तरह स्टेट करूं कि अगर लेट्स से मेरे पास दो इनपुट्स हैं, सो 2 क्रॉस m की ये मैट्रिक्स हो, m इस केस में मेरे पास 200 है, सो 2 क्रॉस 200 की ये मैट्रिक्स हो, तो वो मुझे फाइनल जो थी आउटपुट जो कि न्यूरॉन की आ रही है, जो कि 200 वैल्यूज मुश्तमिल है, वो देते। ठीक है, सो ये फॉरवर्ड पास को अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम उसको देखने लगे। अच्छा, मगर उससे पहले ऑब्वियसली मुझे फॉरवर्ड पास के लिए कोई ना कोई वेट्स और बाइसेस की वैल्यू चाहिए इनिशियलाइज करने के लिए। वो मैं इनिशियलाइज कैसे करूंगा, पहले तो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है जनाब। वो हमने इनिशियलाइज किए हैं। अच्छा, वेट, सो अब हम लेबल कर देते हैं। सो ये बेसिकली जो वेट्स हैं, ये जो 8 वेट्स है ना, ठीक है, यानी 4 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स बन रही है वेट्स की, ठीक है, यानी यहाँ की 4 न्यूरॉन्स में से हर न्यूरॉन पिछली लेयर की दोनों के दोनों न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि 4 क्रॉस 2 की कोई ना कोई वेट मैट्रिक्स है, मैंने उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। फिर इसी तरह 1 2 3 4 बाइसेस की वैल्यूज, यानी हर न्यूरॉन के लिए कोई ना कोई बाइस की वैल्यू होगी, उसको इनिशियलाइज करना है। सो ये मेरे पास W1 है, और ये मेरे पास जो 4 बाइसेस आएंगे ये B1 है। फिर सेम स्टोरी, ये एक न्यूरॉन पिछली 4 न्यूरॉन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कि मुझे ये 4 क्रॉस 1 की का जो वेक्टर है W, एक इसको इनिशियलाइज करना है, और फिर इसी तरह जो सेकंड न्यूरॉन के लिए 22 की वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करना है। ये मेरे पास W2 और B2 कहलाएगी, ठीक है। सो ये W1 है और ये यहाँ पर W2 है, ठीक है। अब मैंने उनको इनिशियलाइज कैसे करना है, यानी पहली लेयर पे वेट्स एंड 22 और दूसरी लेयर पे वेट्स एंड 22। यार मैंने उनको इनिशियलाइज किया है यूजिंग रैंडन, और रैंडन क्या करता है अभी हम इस पे आते हैं। मगर सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप देखें तो W1 का जो साइज है ना, वेल वो 4 क्रॉस 2 है, ठीक है। और ये मैंने खुद अपनी तरफ से कह दिया, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर इस तरह का है कि मैं कह ही रहा हूँ कि भाई जो तुम NH की वैल्यू है वो 4 है और NX की वैल्यू है 2, ठीक है। सो 4 क्रॉस 2 की मैं मैट्रिक्स चाहता हूँ, इसलिए कि ये यहाँ पे जो मेरे पास W1 की जो साइज बन रहा है वो 4 क्रॉस 2 है, ठीक है। सो बेसिकली W1 को अगर आप देखें तो ये 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स की जो वेट्स हैं वो इनिशियलाइज किए हुए हैं रैंडमली। अच्छा, रैंडमली से क्या मुराद है, ये अब हम इस पे आ जाते हैं, रैंडम इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद होती है। यार जनाब, इस रैंडम इनिशियलाइजेशन से मुराद ही होती है कि ये जो 8 वैल्यूज आ रही है ना, इनमें से हर वैल्यू नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से ली गई है। सो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि इससे क्या मुराद है, यानी नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है। अच्छा यार, इससे मुराद ये है कि सो नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की होती है कि यू नो सो गॉसियन फंक्शन होता है मेरे पास। अच्छा, गॉसियन फंक्शन किस तरह का दिखाई देता है, यानी ये यू नो अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूले पे बाद में, तो पहले तो मैं इसकी इंट्यूशन बता दूं। सो अगेन गॉसियन फंक्शन भी कभी की जो डोमेन है वो -∞ से लेकर +∞ तक हो सकती है, यानी कोई भी x की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या जो स्टैंडर्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यानी यूं क्या कि उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 पे सबसे ज्यादा होती है, और फिर जैसे जैसे आप 0 से लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते जाते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम होती जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकता हूँ। यानी अगर मैं 0 पे देखूं तो 0 पे सबसे ज्यादा हाई वैल्यू है, ठीक है।
और 2 पे 1 पे उससे कम है, 2 पे उससे कम है, जितनी 1 पे उतनी -1 पे भी है, ठीक है? और जितनी जो फंक्शन की वैल्यू 2 पे है, वही -2 पे है, ठीक है? अच्छा, अब इससे मुराद क्या है? यानी इसका रैंडम मतलब रैंडम सैंपलिंग से क्या ताल्लुक है? वेल, इससे इसका ताल्लुक ये है कि अगर आप इस फंक्शन में से, यानी अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे, सो लेट्स से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका मतलब ये है कि 0 पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, 1 पे उससे कम है, 2 पे उससे कम है, 3 पे उससे कम है और 4 पे तो ना होने के बराबर है। अगर आपके पास इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो जब आप इससे सैंपलिंग करेंगे ना, सैंपलिंग करने से मुराद ये होती है कि अगर मैं आपको कहूँ यार कि मुझे, यानी अगर आपके पास यू नो यानी मैं आपसे वैसे यानी अभी एब्स्ट्रैक्टली पूछ रहा हूँ कि भाई आप 0, यानी इस फंक्शन में से 0, यानी लेट्स से आपके पास फंक्शन फंक्शन की आउटपुट है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ यार कि मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा चांसेस किस नंबर के आने के, ठीक है? यानी x की डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। वेल, सो मतलब आपसे अगर मैं मतलब वैसे ही पूछूं कि भाई इसमें 0 आने के चांसेस ज़्यादा हैं या 1 आने के, तो आप मुझे देखते साथ ही कह देंगे यार कि 0 आने के चांसेस हैं, यू नो जो भी इधर फंक्शन की y पे वैल्यू है, ठीक है? सो सबसे ज़्यादा 0 पे आने के, मतलब 0, मतलब 0 इनपुट हो, सबसे ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं, ठीक है? उससे थोड़े कम चांसेस हैं -1 होने के। अच्छा, जितने -1, मतलब सैंपलिंग, मतलब अब इसको कहते हैं सैंपलिंग करना। इन डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपलिंग करने से मुराद ये होती है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो लेट्स से फंक्शन की आउटपुट है, वो, मतलब अगर मैं रैंडमली पिक एंड चूज़ करना शुरू कर दूँ नंबर, तो वो मतलब किस वनी यानी इनपुट की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये आउटपुट मेरे पास आए, ठीक है? सो ये जो गॉसियन फंक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 0 की होती है, यानी अगर तो स्टैंडर्ड है, ठीक है? यानी अगर उसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपके पास 0, यानी जब आप इसमें से सैंपल करें तो आपके पास 0 ही आए, ठीक है? अच्छा, एग्ज़ैक्ट कितने चांसेस हैं? यानी अगर मैं आपसे पूछूँ, सो अगर आप, अच्छा, ये उसका गॉसियन फंक्शन का फॉर्मूला, ठीक है? सो ये आपने शायद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़ा भी हो। सो अगर तो मीन 0 है, यानी म्यू 0 है, ठीक है इसमें, और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ठीक है? सो 1 स्क्वायर को तो आप भूल जाएँ, यानी इसको तो, यानी एनीथिंग टू द रेज़ पावर 1 इज़ दैट थिंग इन इटसेल्फ। सो बेशक इसको सिग्मा को आप इधर से कैंसल आउट ही कर दें। सो एक्सपोनेंट ई टू द रेज़ पावर माइनस एक्स, अच्छा, यू म्यू 0 है इसलिए कि हमने तो मीन, यानी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि उसका मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगी, या यूँ कहें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी। सो अगर सिग्मा की वैल्यू 1 है और म्यू की वैल्यू 0 है, तो ये फंक्शन रह जाता है ई टू द रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बस, ठीक है? और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ठीक है? अच्छा, अब इसमें x की क्या वैल्यू है? वेल, x की डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। सो x की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया था -3 है, -2, -1, 0 कुछ भी पॉसिबल है। अगर तो x की वैल्यू 0 है, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? वेल, एक्सपोनेंशियल ऑफ -0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज़ 0, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 एनीथिंग टू द रेज़ पावर 0 इज़ 1। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 1 है और म्यू की वैल्यू 0 है। सो अगर तो x 0, यानी मैं आपसे ये पूछूँ कि 0 पे क्या वैल्यू होगी फंक्शन की, तो आप मुझे कहेंगे कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ठीक है? व्हाटएवर दैट इज़, यानी ये कोई फ्रैक्शनल नंबर आएगा। जो बात है बताने की वो ये कि वो वैल्यू जो होगी ना, यानी x इज़ इक्वल टू 0 के लिए जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी, वो ज़्यादा होगी बनिस्बत x की वैल्यू अगर 1 हो, और अगर 1 हो, तो वो वैल्यू -1 के भी इक्वल होगी। यानी अगर आप x की वैल्यू जगह इधर 1 पुट करें, तो फिर फंक्शन की वही वैल्यू आएगी जो कि -1 है। इसलिए कि ये तो अगर ये 0 है तो 1 का स्क्वायर वही होता है जो कि -1 का स्क्वायर है, ठीक है? तो एक बात तो ये कि पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों के लिए फंक्शन की आउटपुट सेम आ रही है, ठीक है? सो ये आपके पास, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x, तो आपके पास ये फंक्शन आएगा। सो ये तो होगी स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आप इसमें से सैंपलिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके पास 0 आए, यानी आपके पास जो आउटपुट आए वो 0 आए। अच्छा, ये प्योर रैंडम सैंपलिंग नहीं है। सो प्योर रैंडम में मतलब जो आपने वैसे सुना होगा ना कि लेट्स से अगर जो वो डाइस है फॉर एग्जांपल,
वो डाइस फॉर एग्जांपल जो 1 से लेके 6 तक है, आप उसमें से वन आने के चांसेस भी वही हैं, 2 आने के चांसेस भी वही हैं, 3 आने के चांसेस भी वही हैं। यानी जो लूडो हम खेलते हैं उसमें 1 आने के भी चांसेस 1/6 हैं, 2 आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 3 आने के चांसेस भी 1/6 हैं। सो 4 5 6 यानी जो 6 डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, सो छक्का आने के भी आपके पास उतने ही चांसेस हैं जितना एक आएगा, ठीक है। सो उस केस में आपके पास अगर आप देखें तो यानी ग्राफ इस तरह का बनेगा कि 0 से लेके 6 तक, सॉरी 0 तो पॉसिबल नहीं है, 1 से लेके 6 तक सेम प्रोबेबिलिटी यानी फ्लैट फंक्शन बनेगा, ठीक है। सो वो प्योर रैंडम होता है, यानी प्योर रैंडम फंक्शन फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट होती है, ठीक है। यहाँ पर ये रैंडम फंक्शन नहीं है, यहाँ पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में 0 आने के चांसेस ज्यादा हैं, 1 आने के चांसेस उससे कम है, 2 आने के चांसेस उससे कम है, और 3 आने के चांसेस उससे कम है, ठीक है। सो ये तो हो गई सारी की सारी स्टोरी मतलब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के। और ये मतलब ये जो नमपाई का जो रैंडम फंक्शन है बेसिकली रैंडम, ये करता ये है कि आपके पास जो 8 नंबर्स ये दे रहा है ना, यानी 4x2 की जो मैट्रिक्स है, उनमें वो जो टोटल 8 नंबर्स हैं, उनमें से हर नंबर स्टैंडर्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल हुआ हुआ आ रहा है। इसीलिए अगर आप ये 1 डब्ल्यू की वैल्यू देखें, अच्छा, और वो जो आ तो रहा है, मैं कर ये रहा हूँ कि उसको मजीद स्केल कर रहा हूँ 0.01 से। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ये W1 को अगर आप वैसे मैं इसको देखना चाहूँ, तो ये जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो 0 के आस-पास ही हैं। सो मतलब या तो 0 से ऊपर है या 0 से ऑब्वियसली एग्ज़ैक्ट 0 आने के तो चांसेस कम है, मगर ये कि जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो अच्छा, ये तो 0.0 से मल्टीप्लाई करने के बाद है, तो लेट्स से 0.11 है इधर, और इधर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पॉइंट -1.6 होगी। सो जो भी वैल्यूज़ हैं, वो इस तरह है कि 0 यानी जो नंबर्स हैं आपके पास वो 0 से उधर भी हैं और 0 से इधर भी हैं, ठीक है? यानी नेगेटिव भी हैं और पॉज़िटिव भी हैं। और वो इसलिए कि मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड गॉसियन से आ रही है, और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है? अच्छा, वेट्स को तो मैंने इस तरह इनिशियलाइज़ किया कि मैं कह रहा हूँ गॉसियन मतलब जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना उससे सैंपल करो। जो बायसेस हैं मैंने उनको सारों के सारों को 0 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है। यानी एक तो वो जो फंक्शन था, वो जो न्यूरल नेटवर्क था, इसमें 4x2 की मैट्रिक्स थी, यानी 8 नंबर्स को मैंने इनिशियलाइज़ करना था, प्लस ये कि 1, 2, 3, 4 इनको भी इनिशियलाइज़ करना था, बायसेस की जो वैल्यूज़ हैं। इनको मैंने इनिशियलाइज़ किया है जनाब 0 से। वेल वो ये क्यों किया है? वेल वो इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि इनिशियली यानी जो मेरे पास न्यूरॉन्स है ना उनकी, यानी ये ना हो कि अगर लेट्स से अगर मैं इसको रैंडम चाहे तो मैं कर भी सकता था, मगर ये कि ये हमारा हंच ही होता है कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बायस कम से कम हो, और जो स्केलिंग फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? सो हम उसमें मतलब ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसको हम फ़ॉलो करते हुए कहते हैं कि यार ठीक है, वेट्स को तो इनिशियलाइज़ रैंडमली कर लो, बायसेस को तुम फिलहाल 0 ही रहने दो, और फिर देखो कि ग्रेडिएंट डिसेंट इन बायसेस को कैसे एडजस्ट करता है। मगर ये लाज़मी नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल यानी जिस तरह वेट्स को इनिशियलाइज़ किया आप उस तरह बायसेस को भी इनिशियलाइज़ कर लें, इसमें कोई मज़ाक नहीं है। बहरहाल अच्छा, और उसके बाद लर्निंग रेट, सो लर्निंग रेट हमने पढ़ा था इधर, सो मैंने भी, सो ये लेट्स से ये मेरे पास एक ईटा हमने लर्निंग रेट रखा हुआ था, ठीक है? सो वाइट्स और बायसेस के लिए लर्निंग रेट क्या होगा, ठीक है? इसको हम फॉर द टाइमिंग 1 अज़्यूम कर लेते हैं, ठीक है? आइटरेशंस हमने 1000 अज़्यूम किए हुए, लर्निंग रेट हम इस वक्त फॉर एग्जांपल 1 अज़्यूम कर रहे हैं। अच्छा जी, सो अब हम आ जाते हैं फॉरवर्ड पास पे। फॉरवर्ड पास में हम क्या करते हैं? वेल हम ये करते हैं कि पहली लेयर इनपुट से स्टार्ट करते हैं, अगली लेयर के लीनियर और एक्टिवेशन फंक्शंस को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद उससे अगली लेयर पे जंप करते हैं, फिर उसके बाद उसी अगली लेयर पर, यहाँ तक कि जब तक हम आउटपुट न्यूरॉन पे ना चले जाएँ। और ये काम हम तमाम की तमाम एग्ज़ाम्पल्स के लिए साइमल्टेनियसली करते हैं, ठीक है? यानी कि मैंने आपको कहा था कि आपने इनपुट को इस तरह एडजस्ट करना है कि वो जितनी वैल्यूज़ हैं दैट मल्टीप्लाई बाय m एग्ज़ाम्पल्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर लें हम, ठीक है? सो बिल्कुल सेम स्टोरी हमने इधर की हुई है। Z1, अच्छा, सो मेरे पास X का साइज़ क्या है? वेल 200 पॉइंट्स थे, सो 2 क्रॉस 200 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है? यानी हमने
पहली एग्जांपल ली, उसको पहले कॉलम में रखा, दूसरी एग्जांपल ली, उसको दूसरे कॉलम में रखा, और इस तरह करते गए। W1 हमारे पास है 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। सो 4 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस 100, 4 क्रॉस 100 की आपके पास आउटपुट देगा, ठीक है। सो 4 क्रॉस 100, सॉरी 4 क्रॉस, सो ये आपके पास है 2 क्रॉस 200, और ये है W1 आपके पास 4 क्रॉस 2। सो 4 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस 200, 4 क्रॉस 200 की आपके पास आउटपुट आएगी। और 4 क्रॉस 200 आपके आउटपुट के लिए आपने, यानी इसमें हमने ये किया कि जो बाइसेस थी, अपॉलॉजी, उनको ब्रॉडकास्ट कर दिया। यानी नंपाई में ब्रॉडकास्ट का ऑपरेशन जो होता है वो करता ही है कि हर वैल्यू के लिए, यानी इधर 4 क्रॉस 200 है और इधर लेट्स से आपके पास 4 क्रॉस 1 है, तो ये जो चार वैल्यूज हैं जो कि आपके पास लेट्स से एक कॉलम में पड़ी हैं, उनको रेप्लिकेट कर देगा 200 कॉलम से, ठीक है। सो सेम बाइस की वैल्यू आपने इसके डॉट प्रोडक्ट में ऐड कर दी, ठीक है। सो अब आपके पास Z1 क्या आया है? Z1 आया है जो पहली लेयर थी ना, उसका लीनियर पोर्शन, ठीक है। और वो आना भी आपका यानी 4 क्रॉस 200 की चाहिए थी, इसलिए कि हमने देखा था कि मेरे पास दरमियान में जो है वो लेट्स से ये चार लेयर्स हैं, और अगर 200 पॉइंट्स हैं तो 4, तो मेरे पास यानी पहला जो यानी 4 क्रॉस 200 की मैट्रिक्स आनी चाहिए, जिसका पहला जो कॉलम होगा वो पहली एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पहली एग्जांपल के लिए जो चार वैल्यूज आई हैं उनको, और फिर इसी तरह सेकंड कॉलम दूसरी एग्जांपल के लिए, और फिर उसके बाद उसकी तीसरी एग्जांपल के लिए। मगर ये ए नहीं है, ये तो मेरे पास हर न्यूरॉन का लीनियर पोर्शन है। मैंने ए निकालना है तो मैं किस तरह करूंगा? वेल, मैं करूंगा ये कि मैं उसको टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन के जरिए गुजार लूंगा, ठीक है। सो जी मेरे पास यानी हर न्यूरॉन, यानी अगर चार न्यूरॉन्स हैं और 200 एग्जांपल्स हैं, तो 4 क्रॉस 200 की मैट्रिक्स आ रही है। मैंने उसको इंडिविजुअली यानी 800 एलिमेंट्स को पॉइंट वाइज जो हाइपरबोलिक फंक्शन था टेंजेंट हाइपरबोलिक, उससे गुजारा, ठीक है। और वो हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने देखा था कि मेरे पास अच्छा मैंने बंद कर दिया। सो टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन भी एक्स की वैल्यू मतलब एक वैल्यू लेता है, और उसको मेरे पास यूं कहें कि -1 से लेके +1 तक उसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है। और इसमें ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो आपके पास A1 की वैल्यू है फॉर एग्जांपल, वो अगर आप देखें तो -1 से लेके +1 के दरमियान में है, ठीक है। मैक्स उसकी 0.038 है, मिनिमम उसका -0.03 है, ठीक है। फिर ये तो मेरे पास एक लेयर, यानी ये चार मतलब A1 जो आई है मेरे पास, वो फर्स्ट लेयर के लिए, ठीक है। फिर मैंने किया ये कि A1 जो यानी पहली लेयर है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया यू नो जो वेट्स थे W2 उनसे, और फिर और जो B2 था वो 22 उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली मैंने अगले स्टेप में किया, और फिर उससे जो अगला स्टेप था यानी Z2 कैलकुलेट करने के बाद फाइनली मैंने जो A2 था, यानी जो फाइनल न्यूरॉन थी उसकी आउटपुट वो कैलकुलेट की, और वो आउटपुट मेरे पास 1 क्रॉस 200 की अगेन मेरे पास चूंकि सिंगल न्यूरॉन है, आखिर में तो एक न्यूरॉन है जिसने मेरे कोई ना कोई आउटपुट देनी है, और वो अगर 200 एग्जांपल्स हैं तो 1 क्रॉस 200 की मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। ये मैंने सिग्मॉइड को अपनी तरफ से 1 ओवर हमने देखा था सिग्मॉइड का फंक्शन था 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -Z2, ठीक है। सो ये मेरे पास सिग्मॉइड का फंक्शन होता है, ठीक है। सो मतलब इन शॉर्ट हुआ ये कि इनपुट ली, पहली लेयर के कैलकुलेट की, उसके बाद फाइनली दूसरी जो आखिरी लेयर थी वो उसके आउटपुट निकाली मैंने, ठीक है। अच्छा, और ये साइज़ जो थे वो मैं साइज़ पे ज़्यादा बहस नहीं कर रहा, अदरवाइज़ ये कि साइज़ आप चाहें तो लेक्चर्स को देखेंगे तो बेसिकली मैं यानी जो ये साइज़ हैं इन्हीं को फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हर इसमें साइज़ मेरे पास ये आ रहा है। अच्छा, सो ये तो हो गया, फाइनली मेरे पास A2 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो एग्ज़ाम्पल में मैंने लॉस फंक्शन बताया था ना आपको, वो तो जनाब था आसान सा। यानी एग्ज़ाम्पल में हमने लॉस फंक्शन देखा था भई, वो था सिंपल सा क्या कहेंगे स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस। यानी मैं चाहता ये था कि जो भी मेरे पास अगर 3 न्यूरॉन्स आ रही हैं, तो तीनों के तीनों न्यूरॉन्स के लिए मैं प्रेडिक्शंस को देखूँ और एक्चुअल वैल्यूज़ को देखूँ, दोनों को दोनों के डिफरेंस को स्क्वायर करता रहूँ, ठीक है।
यहाँ पर अगर अगर तो मेरे पास आउटपुट में एक ही न्यूरॉन होती, ठीक है, तो मेरे पास फिर ये सम करने की मुझे क्या ज़रूरत थी? फिर तो मैं 3 न्यूरॉन्स के बजाय एक ही दफ़ा जो भी एक्चुअल वैल्यू आ रही है दैट माइनस जो भी मेरे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू, और मैं उन दोनों का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है? सो ये तो मतलब ये तो वो है जो कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये मैं अब नहीं कर रहा। मैं चूँकि मैंने इसको एज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ट्रीट करना है, यानी मैं चाहता ही हूँ कि मैं ये कहूँ भई कि ये जो आउटपुट आ रही है ना, ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह कंपेयर नहीं करते। प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे पास उसको कंपेयर करने के लिए एक ख़ास तरीक़ेकार है, जो कि मेरे पास क्रॉस एंट्रोपी लॉस कहलाता है, ठीक है? यार सो अब मुझे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो पिछला लेक्चर जो था उसमें पिछला लेक्चर नहीं, सॉरी, जो पिछले एआई का कोर्स पढ़ा है ना, उसमें मैंने इस पे बहुत ज़्यादा बहस की थी कि एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, ठीक है? वो ज़रा उसको एक दफ़ा पहले पढ़ लीजिएगा तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्या होता है। बहरहाल, आई मीन एंट्रोपी बेसिकली आपके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को मेज़र कर रही होती है। सो अगर मेरे पास लेट्स से यू नो एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी लेट्स से 0.24 आनी चाहिए थी, ठीक है? यानी 0.24 तो एक्चुअल में आनी चाहिए थी। लेट्स से मेरे पास आई है कुछ और वैल्यू, लेट्स से 0.6, ठीक है? सो मैं उसका लॉस कैलकुलेट ऐसे करता हूँ कि उम 0.24 multiplied by log of 0.6 plus 1 minus 0.24 log of 1 minus 0.6, ठीक है? सो ये मतलब मैं ये भी देखता हूँ कि मतलब बाइनरी सेंस में मेरे पास लॉस किस तरह आता है, ठीक है? और अगर आप देखेंगे ये कि अगर तो आपके पास मतलब 0.24 या 0.6 दोनों आपस में करीब होते ही नहीं, या तो ये कम होता 0.6 या ये 0.24 ज़्यादा होता, तो आप देखते कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कम से कम होती, ठीक है? सो अगर तो 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिनको आपने कंपेयर करना हो, तो आप उसको इस तरह करेंगे कि क्रॉस एंट्रोपी लॉस लेंगे, यानी पॉजिटिव प्रेडिक्शन का यानी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी का लॉस वर्सेस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का लॉस। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव तो खैर में कोई अच्छी टर्म नहीं है, मगर मैं चाहता ही हूँ कि प्रेडिक्शंस यानी अच्छी कितनी है, और फिर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अगर उल्टी प्रेडिक्शन होती यानी रिवर्स प्रेडिक्शन के केस में क्या एरर होता। सो ये मैं इन दोनों को सम करता हूँ तो मेरे पास ये इन दोनों टर्म्स का जो सम आता है वो क्रॉस एंट्रोपी लॉस कहलाता है। सो अगर तो मेरे पास फाइनली एक न्यूरॉन है, यानी जो कि आखिर में मेरे पास इस तरह की आउटपुट दे रही है, सो मैं तो उसको इस तरह कंपेयर करूंगा। मगर मसला ये है कि ये तो आउटपुट मैंने देखी है एक एग्जांपल के केस में। अगर मेरे पास m एग्जांपल्स हैं, तो मुझे फिर ये जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस है उसको एवरेज आउट करना पड़ता है। ठीक है? यानी अगर तो मेरे पास ये तो इस तरह का सादा-सा केस होता कि अगर एक एग्ज़ाम्पल है, पॉइंट 0.24 इसकी आउटपुट आ रही है। नेटवर्क में जब न्यूरल नेटवर्क कि यही कह रहा है कि सिग्मॉइड की आउटपुट 0.24 है। एक्चुअल में मुझे पता है, यानी एक्चुअल में तो मैंने ये डाटा जनरेट किया था तो मुझे पता था कि या तो 1 होगी या 0 होगी। ठीक है? यानी हर पॉइंट के लिए या तो ये ब्लू है या ये रेड है। ठीक है? यानी यूँ कहें जो लेवल्स हमने जनरेट किए थे वाई, वो हमने देखा था कि या तो ये 1 होंगे या ये 0 होंगे। ठीक है? या तो ये 1 थे या फिर ये 0 थे। सो ये तो आपके पास एक्चुअल लेवल्स हैं, ठीक है? मगर अगर आपने इनको कंपेयर करना हो, यानी अगर आपके पास 200 नंबर्स हैं एक्चुअल में, यानी 200 प्रोबेबिलिटीज़ हैं एक्चुअल में, और आपको 200 प्रोबेबिलिटीज़ प्रेडिक्टेड भी पता चल गई हैं, जो कि आपके पास A2 आई है। सो अब आपने सिंपल सी इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके पास यानी यूँ कहें कि हर एग्ज़ाम्पल के लिए आपने इन 2 टर्म्स को निकालना है और फिर तमाम की तमाम एग्ज़ाम्पल्स के लिए एवरेज आउट कर देना है, तो आपके पास एक सिंगल नंबर आ जाएगा। वो सारे का सारा काम जी जनाब मैंने इस जगह कर रहा हूँ। सो मैं लेट्स से इसको आगे चलाता हूँ। मैंने 200 एग्ज़ाम्पल्स के लिए ये 2 टर्म्स का जो सम था वो कैलकुलेट किया, ठीक है? मतलब सिंपल सा हर न्यूरॉन को मैंने देख लिया कि एक्चुअल में उसकी प्रेडिक्टेड और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। और फिर मैंने किया ये कि यार कि जो 200 एग्ज़ाम्पल्स के लिए मेरे पास जो कॉस्ट फंक्शन कह रहा था ना, उसको मैं एवरेज आउट कर लूँ, ठीक है? सो उसको मैंने एवरेज आउट इस पॉइंट पे कर लिया, ठीक है? सो ये प्रोबेबिलिटी अगर तो मतलब ये अगर तो आप इसको ये देखें कि मैं प्रोबेबिलिटीज़ को आपने कंपेयर करना है तो आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है? क्रॉस एंट्रोपी लॉस के ज़रिए। अदरवाइज़ अगर आपका सिंपल सा केस होता तो आप कहते यानी लेट्स से अगर प्रोबेबिलिटी ना होती वो, ठीक है? तो आप कहते यार वेल A2 माइनस y होल स्क्वायर करो बस, और उसको सम कर दो, जो कि हमने इधर देखा था अपने ट्रेडिशनल सेंस में।
ठीक है, सो इसको इस तरह कर लो, जो कि मैं इसको फिलहाल इस तरह नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया क्रॉस एंट्रोपी लॉस, जिसको हमने एवरेज आउट कर दिया, और फिर मैंने किया ये कि प्रिंट भी कर दिया। सो प्रिंट उसने मुझे इन सम सेंस ये प्रिंट करके दे दिया कि पहली इटरेशन के वक्त जो लॉस है वो इतना ज्यादा है, ठीक है। अब ये ज्यादा ही है, अभी ये आगे जाके कम होगा, ये चाहता हूं मैं कि कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, और ये आपने देखना ये कि इसका क्या मतलब है, यानी जब A2 y की इक्विवेलेंट होगा तो ये इक्वेशन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जीरो के आसपास होगी, जब A2 और y बराबर हो। अगर आपस में दूर होंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। अच्छा, जीरो से मुराद है कि मतलब कम से कम होगी, अदरवाइज ये कि बेशक वो ज्यादा ज्यादा हो। सो ये आपने एक दफा रिविजिट करना है कि एंट्रोपी, मतलब ये जो वैल्यू, मतलब ये जो इक्वेशन है सिंपल सी, ये किधर गई, ये कब कम होती है, यानी ये कैसे कम होती है कि जब मतलब अगर वाई वाई आई और A2 ऑफ आई आपस में बराबर हो, तो फिर इस इक्वेशन को कम से कम आना चाहिए, अदरवाइज इसकी वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये माइनस अभी है, सो माइनस को भी इंक्लूड रख के कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया क्रॉस एंट्रोपी लॉस। अब हम आ जाते हैं अपने असल काम पे, जो कि बेसिकली काम ये था हमारा कि भाई मैंने चले अब ये तो मैयर कर लिया, फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास को कैसे करना है। अच्छा, बैकवर्ड पास के लिए एक बात तो ये कि मैंने आखिर से स्टार्ट करना है, और हर मतलब ये जो मैंने आपको कोड समझाया हुआ ना, इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर इंडिविजुअल वेट को इस तरह अपडेट करो कि पहले उस मतलब कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, यानी डी जे बाय, अब जे कॉस्ट फंक्शन है और डब्ल्यू लेट्स से एल लेयर पे कोई भी आई जे वेट है जिसको मैंने अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं उस कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, यानी ये कि वो वेट मतलब किस तरह मिनिमाइज करेगा जे को, ठीक है। मैं ये निकालना चाहता हूँ, तो और फिर मैं यूजिंग स्टेप साइज मैं उस वेट को परफॉर्म करूंगा। मगर यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था कि यानी हर लेयर के लिए आपने ये ऑपरेशन करना है, और हर लेयर की हर न्यूरॉन के लिए देखना है कि वो पिछली कितनी न्यूरॉन्स के जरिए के साथ कनेक्टेड है, किन वेट्स के जरिए, और फिर उस न्यूरॉन के बाइस को भी अपडेट करना है। मगर अब ये जो काम है ना, मैं ये काम इन फॉर लूप्स से बाहर निकल के करूंगा, यानी मैं पैरेललाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था, एक्चुअल में ये प्रोसेस पैरेललाइज कैसे करना है, यही सारी की सारी स्टोरी है आज के लेक्चर की, जो कि अभी तक हमने शुरू भी नहीं की। अच्छा, सो बहरहाल हमारे पास जो गोल है वो ये कि मैं कॉस्ट फंक्शन मतलब कॉस्ट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू दीज डब्ल्यूज, विद रिस्पेक्ट टू दीज बीज, एंड विद रिस्पेक्ट टू यू नो ईच न्यूरॉन, ठीक है। यानी हमने आखिर में ये भी करना है कि कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ईच न्यूरॉन, ठीक है, जो कि आगे जाके इधर ये मतलब इधर आगे जाके यूज भी होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर डी जे बाई डी एल आखिरी लेयर से तो आया, मगर ये कि जब मैं पिछली लेयर पे जंप करूंगा तो फिर मुझे मतलब कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो लास्ट जो रिविजिटेड विजिटेड लेयर थी उसके हर न्यूरॉन के जरिए वो भी चाहिए, जो कि मैं फिर इस जगह जाके यूज करूंगा, ठीक है। अब ये सारे का सारा काम मैं बजाय लूप से करूँ उसको पैरेललाइज करने लगूँ। अब वो है कि वो हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि ये डेरिवेटिव्स मतलब इससे क्या मुराद है, ठीक है। अच्छा, पहले इससे मुराद जनाब ये है कि सबसे पहले तो मैंने यानी नेटवर्क, यानी यहाँ पे जो आ रहा था, यानी मैंने ये देखना है कि ये जो सिग्मॉइड की आउटपुट है ना A2, सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि जो लॉस फंक्शन है वो उस आउटपुट से कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो मेरे पास वेल एक्चुअल में तो मैं चाहता ये था कि मैं ये देखूं कि जो मतलब लॉस फंक्शन है बेसिकली मेरे पास वो उसका मतलब मैं गोल मेरे पास ये है कि मैं उस लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। मगर वो जो वेट है वो जो ये है ना वो बेसिकली तीन टर्म्स का मुरक्कब है।
लॉस फंक्शन आखिरी न्यूरॉन से कैसे चेंज हो रहा है, आखिरी न्यूरॉन लीनियरिटी से कैसे चेंज हो रही है, और जो लीनियर आउटपुट है वो वेट्स पे कैसे डिपेंडेंट है। यानी इन तीनों टर्म्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन तीनों टर्म्स की पहले दोनों टर्म्स को देखें ना, तो ये बेसिकली मुझे ये कह रही है कि कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इन पहली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली मुझे ये कह रही होगी कि कॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी कैसे चेंज हो रहा है, वो आखिरी लेयर का, ठीक है। सो अब मैं इन दोनों को निकाल लगा हूं कि वो दोनों कैसे निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, सो लेट से अभी मैं बात करता हूँ इस वेट की, ठीक है। अच्छा, और इस वेट को मैंने कहा था कि कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, लेट्स से अगर मेरा सिंगल न्यूरॉन है तो यू नो दैट न्यूरॉन, ठीक है, जो कि इस केस में A2 है या Y1 है। और फिर वो जो सिग्मॉइड की आउटपुट आ रही है उसका डेरिवेटिव जो भी लीनियर इनपुट है, ठीक है। यानी हमने देखा था कि ये लीनियर इनपुट आती है और फिर मैं उसको सिग्मॉइड पे पास करता हूँ, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, और फिर इसका डेरिवेटिव यानी Z3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, ठीक है। सो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा यार, कॉस फंक्शन इस वेट के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। सो अब जो कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू दैट न्यूरॉन, वो तो हमने देखा था कि बड़ा आसान सा है, मतलब बेसिकली मेरे पास यूक्लिडियन जो डिस्टेंस, यूक्लिडियन जो मतलब अगर तो यूक्लिडियन लॉस में यूज करूं, सो उसका डेरिवेटिव क्या है, वो तो 2 इधर आ जाता है और वो टर्म उधर आ जाती है। सो ये तो सिंपल सी टर्म बन गई। अच्छा, अब हमारे केस में हमारे जो इशू है वो मसला ये है कि जो लॉस फंक्शन है वो इतना सिंपल सा तो है नहीं, वो तो है जो दूसरा हमने देखा था, जो मेरे पास क्रॉस एंट्रोपी लॉस बन रहा था। सो एक तो बात ये कि लॉस फंक्शन चूंकि चेंज है तो अब ये यहाँ पे ये टर्म चेंज होगी, ठीक है। अब वो एक्चुअल क्या होगी वो मैं उसमें बाद में आता हूँ, मगर मैं करूँ सेम प्रोसीजर दे रहा हूँ। सो मैं वो देखूंगा कि लॉस फंक्शन आउटपुट न्यूरॉन के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, यानी यूं कह के डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू माय आउटपुट न्यूरॉन। उसके बाद मैंने देखना है ये कि यार ये जो आउटपुट न्यूरॉन बन दे रही है ना, वो तो मैं सिग्मॉइड कैलकुलेट कर रहा हूँ इस न्यूरॉन के इनपुट पे, ठीक है। मैंने देखना है कि वो सिग्मॉइड का डेरिवेटिव क्या है। तो सिग्मॉइड का डेरिवेटिव वो हमने देखा था कि अगर तो ये सिग्मॉइड है तो उसका डेरिवेटिव, मतलब अगर ये है तो dy1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dg31, वो मेरे पास ये बनता है कि सेम फंक्शन मल्टीप्लाई बाय यू नो वन माइनस ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। सो ये सिग्मॉइड का डेरिवेटिव है। सो ये तो डेरिवेटिव चेंज नहीं होगा एटलीस्ट इतना तो मुझे, इसलिए कि मैंने आखिरी जो न्यूरॉन थी ना उसमें सिग्मॉइड फंक्शन ही यूज किया हुआ है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे तो सिग्मॉइड ही फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव एटलीस्ट चेंज नहीं होगा। और उसके बाद मैंने करना ये है कि एक तो ये मतलब सॉरी, सो ये हो गया। और जो आखिरी टर्म होगी वो मुझे ये कह रही होगी कि यार जो भी Z3 का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, वो मेरे पास जो भी इस न्यूरॉन की वैल्यू है बेसिकली वो, सॉरी, हाँ। सो जो भी इस न्यूरॉन की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। इसलिए कि इस न्यूरॉन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस वेट से तो मेरे पास इसकी लीनियर आती है। सो ये जो भी न्यूरॉन की वैल्यू होगी वो बेसिकली, सो ये दोनों टर्म्स तो सेम रहेंगी, ये वाली टर्म थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब मैं उस पर आ जाता हूँ कि ये वाली टर्म का वो कैसे होगा, ठीक है। सो ये वाली जो टर्म है ना, यानी कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट, ठीक है। ये यानी यूं कहें कि कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी मेरे पास न्यूरॉन की आउटपुट आ रही है, जो कि मेरे पास प्रिडिक्शन है, वो क्या होगी। अब हम उस पर आ जाते हैं। अ, अच्छा यार, जो असल में अगर कॉस लेट्स सो क्रॉस एंट्रोपी और वो यानी क्रॉस एंट्रोपी का जो डेरिवेटिव है ना, वेल वो है विद, सो लेट्स से OJX, अब ये टर्म्स है डिफरेंट है। सो लेट्स से आपके पास ये है वो जो न्यूरॉन की आउटपुट आती थी वो, ठीक है। सो उसका डेरिवेटिव ये बनता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास ये लेट्स से वो है जिसको हम कहते थे कि क्रॉस एंट्रोपी लॉस, यानी एक तरफ आपके पास प्रिडिक्शन है, लेट्स से टी के एक्स प्रिडिक्शन है और एक्चुअल जो मतलब वाई थी आपके पास वो ये थी, ठीक है। यानी मैं इसको इधर को इसको वाई हेड कहता था, इसको वाई कहता था, ठीक है।
तो जब आप क्रॉस एंट्रोपी का लॉस विद रिस्पेक्ट टू सॉरी ये ओजेएक्स, सो ये आपके प्रेडिक्शन है, ये आपके पास एक्चुअल में आउटपुट है। सो अगर आप क्रॉस एंट्रोपी लॉस का डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्शंस, तो वो ये आता है कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस और फिर प्लस 1 माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, एक्चुअल मतलब इसमें टी और प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड ओ है, मगर ये कि इस केस में यानी हम अगर केस में देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एक्चुअल जो बन रही है, यानी एक्चुअल मैं वाई के कह रहा हूँ, प्रेडिक्टेड वाई हैट कह रहा हूँ। ठीक है, सो इस केस में आपके पास यानी इस केस में अगर आपका जो क्रॉस ड्रॉप लॉस है, वो अगर आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूरॉन की आउटपुट यानी प्रिडिक्शन, ठीक है, जिसको मैं वाई हैट बोल रहा हूँ, तो वो आएगा माइनस वाई ओवर वाई हैट प्लस 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस वाई हैट। ठीक है, सो ये आएगा। ठीक है, अब इस टर्म को हमने क्या करना है, वेल इस टर्म को हमने इधर रखना है। ठीक है, जो भी हमने देखा था कि इस टर्म को हमने इधर रखना है। ठीक है, और फिर जो दूसरी टर्म है वो है मेरे पास वाई हैट, यानी जो भी आउटपुट इधर जो भी आउटपुट है दैट, और 1 माइनस जो भी वैल्यू है। ठीक है, सो अगर आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये जो पहली दोनों टर्म्स है अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी, यानी अगर आप पहली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, यानी ये वो वाली टर्म है जो कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्शन है, और ये मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ प्रेडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू लीनियर, यानी वाई वाई हैट मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई हैट जिसको मैं बोलता था। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अवश्य आप देखेंगे कि आंसर आपके पास ये आएगा, यानी क्या कहेंगे, प्रिडिक्शंस माइनस एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, सो इन पहली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वैसे सॉल्व करके देखें, सो एक्चुअल, सो प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास पहली दोनों टर्म्स। फिर इसको मैंने तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तीसरी टर्म है मेरे पास a2। ठीक है, सो ये बेसिकली प्रोसीजर है जिसको अब हम इधर फॉलो करने लगे। यानी पहली दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में। ठीक है, और जो पहली दोनों टर्म्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने देख लिया था कि a2 माइनस वाई है। ठीक है, यानी दिस इज a2 और दिस इज y, सो a2 माइनस वाई, यानी पहली दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट था मेरे पास ये बन रहा है। ठीक है, सो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z2 मेरे पास ये आया है। ठीक है, या इस केस में कहें कि ये जो कॉस्ट फंक्शन था मेरे पास उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z2। ठीक है, अभी विद रिस्पेक्ट टू w नहीं, विद रिस्पेक्ट टू z2 मेरे पास ये आया है। ठीक है, यानी पहले दोनों टर्म्स का जो मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया है वो मेरे पास a2 माइनस, यानी जो भी वैल्यू है वो उसको मैंने y से माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये आई है। ठीक है, अच्छा अब इससे मुराद क्या है, यानी इसको अगर मैं न्यूमेरिकली देखूं तो इससे मुराद ये है कि भाई मुझे ये कह ये रहा है कि जो आउटपुट न्यूरॉन्स है ना, यानी कॉस्ट फंक्शन को आपको पहली न्यूरॉन के हिसाब से इतना चेंज करना है, यानी पहले एग्जांपल के लिए जो न्यूरॉन की आउटपुट आ रही है उसको आपने चेंज करना है इतना, कितना, माइनस 0.5000। ठीक है, यानी पहली न्यूरॉन इतना और चाहती है, मेरी पहले एग्जांपल के लिए इतना चेंज चाहिए, दूसरी एग्जांपल के लिए इतना चाहिए, तीसरी एग्जांपल के लिए इतना चाहिए, चौथी एग्जांपल के लिए इतना चाहिए। अच्छा वो जो चेंज चाहिए वो मुझे लीनियरिटी में चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने तो निकालना था W2 के हिसाब से चेंज। ठीक है, यानी मेरा गोल तो ये था कि मैं ये निकालूं कि भाई कॉस्ट फंक्शन W के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी इन दोनों टर्म्स को अब मैं तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं, तीसरी टर्म मेरे पास क्या है, वेल वो है ये वाली, मतलब अगर तो एक न्यूरॉन को भी देखूंगा तो वो ये है, अगर मैं मतलब एक एक वेट को देखूंगा तो वो तो फिर ये वाली न्यूरॉन है। ठीक है, मगर अच्छा, सो इसका मतलब ये कि अगर आपने वेट एक का वेट, मतलब एक वेट के हिसाब से कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो आपके आपके पास यानी तमाम एग्जांपल्स के लिए, यानी हमने देखा था कि आपने इन तीनों टर्म्स को एवरेज आउट करना है तमाम की तमाम एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, यानी कि
हमने जब ये वेट निकालना था तो हमने कहा था कि भाई आप, अच्छा इसमें एवरेज आउट मैंने नहीं किया, 1/m इसमें मिसिंग है, ठीक है, इन मैंने तो सम किया हुआ है इधर, सिंपल सम नहीं है, एवरेज है। यानी इन तीनों टर्म्स को जो कि आपने, आपके पास हर एग्जांपल के लिए आई हैं, आपने इनको एवरेज आउट कर देना। अच्छा अभी तक तो हमने सिर्फ पहली दोनों टर्म्स देखी थी। सो लास्ट वाली टर्म क्या थी? लास्ट वाली टर्म अगर आपको याद हो तो उसमें A2R था, यानी पिछली वाली न्यूरॉन थी, ठीक है, यानी पिछली वाली न्यूरॉन जो भी आ रही है इसमें। अच्छा अब, अच्छा सो ये तो हो गया पहली दोनों टर्म्स का मरकब। जो तीसरी टर्म मैंने मल्टीप्लाई करनी है वो मैंने कैसे करनी है? वेल वो मैंने पिछली न्यूरॉन जो भी थी ना, मतलब जो भी इसमें जो भी न्यूरॉन की वैल्यू आ रही है, जो कि हमने देखा था कि यहाँ से जो मेरे पास आ रही है, ठीक है, या यूं कहें कि Z2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W2 क्या है, ठीक है, यानी Z2 का डेरिवेटिव, मतलब ये तो एक तो टर्म, मतलब पहली दोनों टर्म्स का तो हमने देख लिया, ठीक है, कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट न्यूरॉन, और फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, जो आउटपुट न्यूरॉन था उसका मतलब जो भी आउटपुट न्यूरॉन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z2। मैंने अगर W से निकालना है तो फिर अब मैंने क्या करना है, मैंने Z2 का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू W2, जो कि मैंने देखा था कि प्रीवियस न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो आती है, ठीक है। अब मैंने किया ये, भाई मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और मैंने कहा ये कि W2 को बजाय से कि इंडिविजुअल न्यूरॉन्स के लिए निकालो, क्यों ना मैं ये काम साइमल्टेनियसली कर लूं, यानी मैं न सिर्फ ये कि एक न्यूरॉन को एवरेज आउट करूं, यानी ये जो, मतलब एक हर न्यूरॉन को मैं एवरेज आउट करूं, यानी जो तीनों की तीनों टर्म्स मैंने देखी थी ना, यानी ये जो मेरे पास ये तीनों टर्म्स आ रही हैं, मैंने हर वेट के लिए उसको एवरेज आउट करना है, ठीक है। मगर लेट्स से अगर मेरे पास ये तो एक वेट के लिए है, अगर मैंने, मतलब मैं ये काम भी मतलब सारे का सारा तमाम की तमाम, मतलब इसको भी मैं अगर बाहर लेके जाऊं तो I J यानी जितने भी वेट्स आ रही हैं ना एक लेयर के, उनके लिए साइमल्टेनियसली मैं करना चाहता हूँ। यानी पूरी की पूरी लेयर के लिए, अब पूरी की पूरी लेयर से क्या मुराद है, इस केस में मेरे पास 4 न्यूरॉन्स है, ठीक है, या यूं कहें कि 4 वेट्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी आखिर में जो मेरे पास ये न्यूरॉन है बेसिकली, वो तो इन 4 वेट्स के साथ कनेक्टेड है ना, ठीक है। सो मैं बजाय इसके कि ये वाला वेट निकालूं और 200 एग्जांपल्स के लिए उसको सम करूं, फिर मैं सेम प्रोसीजर इसके लिए करूं कि 200 एग्जांपल्स के लिए उसको सम करूं, फिर मैं सेम, तो मैं इन चारों को भी, यानी एक ही लूप, मतलब लूप बजाय इसके कि 4 लूप चलाऊं, मैं इसको भी साइमल्टे, मतलब पूरी की पूरी लेयर के वेट्स को साइमल्टेनियसली अपडेट कर देता हूं। और उसके लिए मैंने यू नो मतलब नमपाई का सहारा लिया और मैंने कहा ये कि यार ठीक है, जो भी आ रहा है ना, Z2 आपके पास कितनी आती है, यानी कॉस फंक्शन का जो डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लिनियरिटी, ठीक है, आउटपुट न्यूरॉन नहीं, वो तो आपके पास 200 एलिमेंट्स का है, यानी हर एग्जांपल के लिए मुझे पता था कि इतना मुझे चेंज चाहिए। अब अगर मेरे पास ये है, मतलब 4 न्यूरॉन्स हैं और मुझे ये भी पता है कि 4, मतलब A1 यानी जो सेकंड लास्ट लेयर थी उसकी आउटपुट 4x200 थी, तो मुझे ये भी पता है कि ये, मतलब ये जो पहली एग्जांपल थी उसके लिए ये 4 वैल्यूज हैं न्यूरॉन की, अगली एग्जांपल के लिए जो अगले 4 कॉलम है, जो दूसरे कॉलम में वैल्यूज हैं वो हैं, तीसरी एग्जांपल के लिए तीसरे कॉलम में वैल्यूज हैं। तो अब मैं बजाय इसके कि इसको रिपीट करूं कि मैं ये कहूं कि भाई ठीक है तुम मतलब इसको हर एग्जांपल के लिए ये काम सेपरेट करो कि इस न्यूरॉन को इस वेट से मल्टीप्लाई करो, फिर इस न्यूरॉन को इस वेट से मल्टीप्लाई करो, मतलब सॉरी अगर ये एक न्यूरॉन, तो इस न्यूरॉन को इस वेट से मल्टीप्लाई करो और फिर इस न्यूरॉन को इस वेट से मल्टीप्लाई करो, तो क्यों ना काम हम ये मतलब साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर लें। सो वो काम मैंने साइमल्टेनियसली डॉट प्रोडक्ट के जरिए किया और मैंने कहा ये कि यार ठीक है 1x200 का जो DZ2 आ रहा है ना, इसको तुम 200 क्रॉस 4, और 200 क्रॉस 4 से मुराद की ट्रांसपोज, ठीक है। सो इसको 200 क्रॉस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या यूं कहें कि मैं, और ऑब्वियसली अगर आप देखें तो होगा ये कि DZ2 जो है आपके पास, ये एक 1x200 का वेक्टर है, ये आपके पास A1 जो है 4x200 का, 4x200 ट्रांसपोज करेंगे 200 क्रॉस 4। सो फाइनली आपके पास जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास W2 जो आएगा वो 1x200 का
200 क्रॉस 4 से जब दोनों न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपका जो आंसर आएगा 1 क्रॉस 4 आएगा, ठीक है। 1 क्रॉस 4 से मुराद ये है कि मैंने बेसिकली ये जो डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू माय वेट्स, वो मैंने बजाय इसके कि चारों की चारों न्यूरॉन्स के लिए निकालता, मैंने ये किया कि मैंने वो सारे के सारा यानी चारों की चारों न्यूरॉन्स के लिए जो वेट्स के डेरिवेटिव थे ना, ये चारों के चारों वो एक ही गो में निकाल लिए, ठीक है। सो वो मैंने इस तरह किया। और अब ये मुझे ये DWT की जो 4 वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ये 4 वैल्यूज से मुराद ये कि पहली वैल्यू इतना चेंज आती है, दूसरी वैल्यू इतना चेंज आती है, तीसरी यानी वेट्स में अब ये मैं चारों के चारों वेट्स को मतलब साइमल्टेनियसली मैंने प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे सो होगा ये कि मैं इस DWT2 को ना लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, जो पिछली वैल्यू थी WT की उससे माइनस करूंगा लर्निंग रेट के अप्रोक्सीमेटली, और फिर मैं कहूंगा कि यार इस तरह मैं W2 को अपडेट कर दूंगा। यानी ये कि यूं कहें कि ये चारों के चारों जो वेट्स थे अब वो इस तरह अपडेट होंगे एक आइटरेशन के अंदर, ठीक है जी। सो अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा है कि W2 को कैसे अपडेट करना है, लाइकवाइज मैंने B2 को भी अपडेट करना है। अच्छा, अब B2 से मुराद ये है कि मेरे पास एक ही न्यूरॉन है, यानी एक ही मतलब एक बाइस की वैल्यू जो इसके अंदर है, यानी एक ही न्यूरॉन है तो उसके अंदर एक ही बाइस की वैल्यू, उसको कैसे अपडेट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अच्छा पहली बात तो ये है कि हमने देखा ये था कि यानी इसमें और बाइसेस में यानी DJ बाय DB अगर मैंने निकालना है ना, तो पहली दोनों टर्म्स तो वही रहेंगी। जो तीसरी टर्म है उसमें Z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W मैंने लिया था, अब मैं Z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बायस लूंगा, ठीक है। और वो मेरे पास क्या आएगा? वेल वो आएगा 1, जो कि हमने देखा था कि सिंपल सा, यानी पहली दोनों टर्म्स तो वही रहती हैं, जो फाइनल टर्म थी वो मेरे पास 1 आती है, ठीक है। और वो 1 इसलिए आती है कि ये जो मेरे पास सिंपल सा फंक्शन है, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू B3 डेरिवेट करूं, तो पहली दोनों टर्म्स तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मतलब G3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू B3 1 आता है, ठीक है जी। सो अच्छा, 1 आने से क्या मुराद है? वेल इस केस में 1 आने से मुराद ये है कि पहली दोनों टर्म्स तो वैसी की वैसी रही हैं। जो फाइनल यानी ये DZ2 यानी कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z2, वो तो वैसे का वैसे रहा है, ठीक है। जो फाइनल जो मुझे मल्टीप्लाई करना है वो मैंने इधर वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, वंस के साथ मल्टीप्लाई करने करके एवरेज लेना ये बराबर है कि मैं मतलब हर पॉइंट को 1 से मल्टीप्लाई करूं हर न्यूरॉन को, तो इससे मुराद ये है कि मैं बेसिकली उनको सम कर रहा हूँ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूरॉन तमाम की तमाम एग्जांपल्स के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाह ये रहा हूँ कि उन तमाम की तमाम न्यूरॉन्स को सम कर लूँ, यानी उनकी जो न्यूरॉन्स की आउटपुट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ईच एग्जांपल मैं सम करके एम पे डिवाइड कर दूँ, तो तब मेरे पास B2 आ जाएगा, और B2 भी ऑब्वियसली एक ही नंबर आ रहा है। अच्छा, B2 की पिछली वैल्यू क्या थी? B2 इनिशियलाइज हुआ था 0 से, अगर आपको याद हो तो B2 की वैल्यू इस केस में तो 0 है, ठीक है। मगर अब हो ये रहा है कि मुझे DB2 यानी जो मैं मतलब मुझे न्यूरॉन मतलब 200 की 200 एग्जांपल्स थी ना, वो ये कह रही हैं कि आपने इसको अच्छा ये तो माइनस इसको इतना चेंज करनी है, आपने इसमें इतना मजीद एडिशन करनी है, ठीक है। अच्छा, एडिशन नहीं करनी एक्चुअली में, तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, इसलिए कि ये तो ग्रेडियंट है। और -7 से मिला दिए कि 0.50 या 60 और फिर 6.5, ठीक है। सो ये बहुत कम फ्रैक्शन आ रही है। अच्छा, सो ये तो हो गया कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू माय वेट्स और विद रिस्पेक्ट टू बायस। और ये हमने देखा था कि वेट्स और बायस को मैं एवरेज आउट करता हूँ, यानी एवरेज आउट करने से मुराद ये कि मैं तमाम की तमाम एग्जांपल्स के लिए जो डेरिवेटिव हैं वेट्स के भी और बायस के भी, उनको तमाम की तमाम एग्जांपल्स के लिए कंसीडर करता हूँ, यानी उनका एग्रीगेट निकालता हूँ, ठीक है। अब ये काम रह गया कि मैंने ये भी तो देखना है ये कि ठीक है यार, कॉस्ट फंक्शन वेट्स और बायस के हिसाब से तो ठीक है, मगर ये कि
जो पिछली न्यूरॉन थी उसके हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। और ये इसमें मैंने एग्रीगेट नहीं करना, ये मैंने हर एग्जांपल के लिए सेपरेट ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं हर एग्जांपल के लिए निकाल के उसको एग्रीगेट किया, यहाँ पे मैंने हर एग्जांपल के लिए सेपरेट निकालना है डेरिवेटिव ऑफ माय कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू माय ईच न्यूरॉन, ठीक है। वो कैसे आया है? वेल वो अच्छा वंस अगेन, सो ये जो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है अब विद रिस्पेक्ट टू z1 वो क्या आएगा? वेल वो इस तरह आएगा कि मुझे पहले तो ये पता हो, अच्छा, और ये बेसिकली वेल ये है मेरे पास कि मैं पिछली जो न्यूरॉन थी उसका जो भी यानी जो भी कॉस्ट फंक्शन है वो जो कि मुझे ये कह रहा है कि यार जो सेकंड लेयर की जो लीनियर एक्टिवेशन थी ना उसके हिसाब से वो कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। उसको मैं अब इधर यूज करूंगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सो ये बेसिकली मेरे पास ये मैं ये कर रहा है कि कॉस्ट फंक्शन पिछली लीनियर एक्टिवेशन के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर ये जो लीनियर एक्टिवेशन है ये इनपुट के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। और फिर वो इनपुट मेरे पास जी1 के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। ये हमने पहले से निकाला हुआ है, ठीक है। यानी कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी2 कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कि हमने इधर देख लिया था कि कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी2 मेरे पास ऐसे चेंज हो रही है। वो जो पहली दो टर्म्स थी उनका जो हमने मरकब देखा था, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या देखना है, मैंने अगला देखना है कि भाई जी2 A1 के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर A1 Z1 के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो इन तीन टर्म्स को जब मैं आपसे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आपके पास आ जाएगा कि कॉस्ट फंक्शन Z1 के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, जिसको मैं DZ1 बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अब वेल ये कैसे आएगा? अच्छा, ये पहली बात तो ये कि यानी मैंने जो DZ2 था वो अगर आप देखें तो 4 यानी आखिरी जो न्यूरॉन थी वो चूंकि एक ही न्यूरॉन थी तो इसमें तो 200 मतलब 200 एग्जांपल्स के लिए मेरे पास हर एग्जांपल के लिए ये पता चल गया है कि किस तरह चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास लेट्स से वो जो एग्जांपल थी वो मतलब उन 200 की 200 एग्जांपल में से हर एग्जांपल पिछली के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये कैसे आएगा, यानी DG2/DA1 वो आएगा W2, यानी जो भी वेट्स हैं वो, ठीक है। या यूं कहें कि यानी कि जो जो भी वेट्स है ना यहाँ पर W2 वो, यानी ये कि लेट से यहाँ पे जो जी जो भी बन रही थी, ठीक है, वो सॉरी जो कॉस्ट फंक्शन था वो विद रिस्पेक्ट टू Z1 कैसे चेंज हो रहा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू इसका जो लीनियर वो है उसके हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। वो बेसिकली एक तो यानी जो भी इधर Z1 जैसे भी चेंज हो रहा है वो दैट जो कि हमने पहले से बेसिकली निकाला हुआ है, ठीक है, यानी जो कि हमने इधर निकाला हुआ है दैट मल्टीप्लाई बाय जो भी Z2 थी, यानी यहाँ इसकी जो आउटपुट थी वो इस न्यूरॉन के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। और वो बेसिकली उसका डेरिवेटिव ये यही फलाना ये मतलब जो भी वेट है जो कि कनेक्टेड है उस न्यूरॉन के वो आ जाती है, यानी उसका मतलब इसका डेरिवेटिव Z2 का डेरिवेटिव यानी जो कि W2A1 प्लस P2 है, इसका जो कि Z2 है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूरॉन वो मेरे पास आता है दिस वेट, ठीक है। इसी तरह उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूरॉन वो आएगा दिस वेट, फिर इसी तरह इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूरॉन वो आएगा यानी ये कनेक्टिंग वेट, ठीक है। अब यूं समझें कि अगर मेरे पास m एग्जांपल्स हैं, 200 एग्जांपल्स हैं, तो बेसिकली ये दो यानी इधर भी
यूँ कहें कि 200 दफ़ा मैंने एक ही सिंगल वेट को प्रोसेस करना है, इधर भी 200 दफ़ा सिंगल वेट को प्रोसेस करना है, इधर भी सिंगल वेट और इधर भी सिंगल वेट है, ठीक है? जिसको मैंने प्रोसेस करना है आपस में। अच्छा, प्रोसेस करने से क्या मुराद है? वो मैंने उसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, जो कि वो किससे करना है वो मैंने करना है इससे कि A1 मैंने देखना है कि Z1 के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है? और A1 Z1 के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, वो बेसिकली टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है? यानी हमने जिस तरह देखा था ना कि यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो मेरे पास सिग्मॉइड है, अगर आपने देखना हो सिग्मॉइड की आउटपुट इनपुट के मुकाबले में किस तरह चेंज हो रही है, यानी डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट क्या है सिग्मॉइड की, तो वो आता है दैट सिग्मॉइड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ऑफ दैट सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है? तो टेंजेंट हाइपरबोलिक के केस में क्या होगा? वेल, टेंजेंट हाइपरबोलिक के केस में होगा सो अगर आप टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लें ना तो वो आता है 1 माइनस टेंजेंट है उसी फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है? सो वो मैंने अब इधर किया है, ठीक है? 1 माइनस दैट फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है? सो इन शॉर्ट यानी ये जो तीनों टर्म्स है ना, इसको साइमल्टेनियसली प्रोसेस मतलब इसको आपने करना है कि हर न्यूरॉन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो उसके इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो मैं इन दोनों टर्म्स का निकालूँ, जो कि मैंने डॉट से निकाला है, मगर एक्चुअल में डॉट नहीं है, ये पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन ही है। यानी ये जो वेट था ना, ये यूँ समझें कि यानी लेट्स से DZ2 आपके पास 200 एलिमेंट्स का वेक्टर आ रहा था। ये जो वेट था, ये आपके पास ऑब्वियसली वेट तो कांस्टेंट था। तो आपने किया ये कि इस कांस्टेंट वेट को हर न्यूरॉन को इस वेट से मल्टीप्लाई करते गए, ठीक है? यानी वो जो मैंने बताया था कि आपने करना ये है कि बेसिकली यानी ये जो आ रहा है ना, इसके वेट को 200 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी हर वेट को 200 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है इस इनपुट से, ठीक है? यानी जो भी इस न्यूरॉन की जो भी बन रही है, जिस तरह भी वो चेंज हो रही है, ठीक है? तो बेसिकली आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। वो पहली दोनों टर्म्स का यानी जो पहली दोनों टर्म्स थी उनको मैंने इस तरह प्रोसेस किया है और फिर मैंने कहा ये कि भई पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लाई करते जाओ इसको, जो कि डेरिवेटिव में आपके पास बन रहा है ये, ठीक है? यानी टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट क्या आता है। अब ये मेरे पास फाइनली जो आप ये सब काम करेंगे जो तो आप देखेंगे कि ये 4 क्रॉस 2 और 4 क्रॉस 2 का बनना भी चाहिए। यानी मुझे ये मतलब एक्चुअल में हो ये रहा है कि हर एग्ज़ाम्पल आपको ये कह रही है कि इन 4 नंबर्स के ज़रिए आपने न्यूरॉन्स को चेंज करना है, ठीक है? यानी लीनियर आउटपुट में आपके पास ये चेंजेज़ आनी चाहिए, ठीक है? और 200 एग्ज़ाम्पल हैं तो आपके पास 200 की 200 एग्ज़ाम्पल्स इन चारों न्यूरॉन की जो लीनियर और एक्टिव मतलब जो लीनियर आउटपुट है ना, उसमें इतना चेंज आती हैं। कितना चेंज आती हैं? वेल वो आपके पास इतना चेंज आती हैं कि जो 200 की 200 एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं वो पहली एग्ज़ाम्पल पहली 4 कॉलम्स के ज़रिए बता रही है कितना चेंज आई है, दूसरी एग्ज़ाम्पल दूसरी 4 कॉलम्स के ज़रिए बता रही है और इस तरह, ठीक है? ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह की मैंने इधर डिस्कस किया था कि मैं चाहता ही हूँ कि अ, कॉस्ट फंक्शन अच्छा यहाँ पे तो ए के हिसाब से मगर एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं वो जी के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, सो इसमें मगर बहरहाल यानी हर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये सेपरेट है। और मुझे अभी ये देख के पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये कोई ज़्यादा अच्छी यहाँ पे भी ज़ी लिखना चाहिए था और मैं इधर भी जाके आगे जाके ज़ी यूज़ करता, ठीक है? सो ये मगर बहरहाल ये समझाने का तरीक़ेकार था। इसमें एग्ज़ैक्ट ये नहीं है कि मैं नॉन लीनियर आउटपुट के ज़रिए नहीं बल्कि मैंने जो लीनियर न्यूरॉन के आउटपुट है उसके डेरिवेटिव निकालने हैं उसके करस्पॉन्डिंगली, ठीक है? और फिर उसको मैंने आगे जाके यूज़ करना है इधर। और ये चूँकि मैंने हर एग्ज़ाम्पल का सेपरेट निकाला है, ठीक है? तो आपके पास हर न्यूरॉन मतलब हर लेयर के लिए ये बेसिकली सेपरेट आएगा। अ, राइट सो ये आपके पास 4 क्रॉस 200 सो ये आपके पास ये पता चल रहा है कि पहली लेयर का जो लीनियर मतलब लीनियर आउटपुट है ना, वो इतनी चेंज करनी है आपने। फिर हम आ जाते हैं जो वेट्स हैं उन पे।
अच्छा, ये वेट्स अब मैं दोबारा से बता नहीं रहा हूँ, मगर ये कि ये वेट्स आपके पास ऐसे ही चेंज हो रहे हैं जिस तरह के इधर वेट चेंज हुए थे, ठीक है? बस अब जो पिछली लेयर थी वहाँ पे A1 था, यहाँ पर मेरे पास अब मैं इनपुट लेयर पे आ गया हूँ, ठीक है? यानी अब तो मैं बेसिकली यूँ समझें कि अगर ये वाले मतलब यहाँ पे तो मेरे पास ये था कि मतलब इन वेट्स के हिसाब से निकालने थे तो मैं कहता था कि इनसे मल्टीप्लाई करो, मगर अगर मैंने इन वेट से मल्टीप्लाई करना है तो फिर मैं कहूँगा यार इनपुट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? सो वो यानी सेम एनालॉजी के तहत बस A1 की जगह W रिप्लेस हो गया, और इसी तरह सेम एनालॉजी के तहत जो पहली लेयर के बायसेस थे वो भी बिल्कुल सेम तरीके से अपडेट हुए, ठीक है? सो और ये अब आपको कह रहे हैं कि इतना यानी ये जो 4 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई थी, आपने उसमें इतना चेंज करना है, ठीक है? और फाइनली सो ये सारी की सारी जो स्टोरी है ना यार, बैक प्रोपगेशन इतना अहम है कि बस नेटवर्क्स मतलब न्यूरल नेटवर्क की सारी दुनिया इसमें बसती है कि आपने डेरिवेटिव्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? सो ये डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट कर दिए, फिर अब आप अपडेट करते जाएं, मतलब शुरू हो जाएं W1 को, B1 को, W2 को और B2 को। अब आप मुझे मतलब DC1 एक्चुअल में तो मैंने यूज़ नहीं किया, यानी अपडेट में तो ऑब्वियसली मुझे न्यूरॉन के आउटपुट को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर DC1 के बगैर मैं DW1 और DV1 नहीं निकाल सकता था, ठीक है? इसी तरह मैंने DC2 के बगैर मैं W2 और B2 भी नहीं मतलब वेट्स और बायसेस की वैल्यू वो डिपेंड कर रही है कि मेरे पास जो न्यूरॉन है वो कैसे चेंज हो रही है, ठीक है? और इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि जो वेट्स और बायसेस की वैल्यू है वो जब तक आपके पास ये ना पता हो चलो कि न्यूरॉन कैसे चेंज हो रही है, तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते। सो फाइनली मैंने किया ये है कि अब मैं मतलब वेट्स को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है? सो अच्छा, अब ये तो चलता ही जा रही है, यानी और ये सारे का सारा प्रोसीजर मैं आइटरेटिवली रिपीट करूँगा, ठीक है? सारे का सारा आइटरेटिवली मतलब जब भी मैं ऑब्वियसली W1, B1, W2, B2 को अपडेट करूँगा, तो मुझे फॉरवर्ड पास दोबारा कैलकुलेट करना है, इसलिए कि अब तो W1 तो अपडेट हो गया है, ठीक है? B1 भी अपडेट हो गया है और W2 भी अपडेट हो गया, B2 भी अपडेट हो गया। अब नए अपडेटेड के लिए जो मेरे पास आए हैं, मैं उनको देखूँ कि यार अच्छा ठीक है, अब कितना अब ये डेरिवेटिव्स किस तरह चेंज हो रहे हैं, और फिर इस तरह मैं चलता जाऊँ। फाइनली अब मैं जाके यानी हर आइटरेशन में मुझे ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट ही जंप कर देता हूँ। अच्छा, अब होगा ये कि आपके पास जो वाई हैट आ रही है ना, हमने आखिरी न्यूरॉन की तो यानी जो देखा था वो तो आउटपुट वैल्यू जो आ रही है वो तो 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है? मैंने इसको किया ये कि मैंने कहा ये अगर तो 0.5 से ऊपर है तो उसको 1 अज़्यूम करो, अदरवाइज़ इसको 0 अज़्यूम करो, ठीक है? और उसके बाद मतलब इसको मैंने यानी जब आपने वेट्स और मतलब आइटरेटिवली आप हर आइटरेशन में वेट्स और बायस को अपडेट करते गए, जो 1000 आइटरेशन के बाद जो वेट्स की वैल्यू आ रही थी, उनके ज़रिए आपने फॉरवर्ड पास आखिरी में एक और परफॉर्म किया और देख लिया कि फाइनल जो आपके पास जो वेट्स एंड बायसेस की वैल्यू थी वो क्या थी। उसके लिए जो A2 की वैल्यू थी, आपने कहा यार ठीक है, अगर वो फाइनल जो अब जो वेट्स और बायसेस की मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं ना लेयर नेटवर्क के, उनके ज़रिए तुम आउटपुट निकालो और देखोगे आउटपुट अगर 0.5 से बड़ी है उसको 1 अज़्यूम कर लो, अदरवाइज़ उसको 0 अज़्यूम कर लो। और फिर प्लॉट कर लो इनपुट को और आउटपुट को दोनों को साथ-साथ। और अगर मैं इनपुट और आउटपुट को दोनों को साथ-साथ प्लॉट करके देखूँ तो ये मेरे पास इनपुट है और ये मेरे पास नेटवर्क की एक्यूरेसी है, और नेटवर्क क्या कह रहा है ये वो है, ठीक है? यानी हर पॉइंट को मैंने अगर नेट ओरिजिनल ये था तो अब नेटवर्क ये कह रहा है, और इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट था ये तो सही क्लासिफाई हुआ है, ये भी सही क्लासिफाई हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है ब्लू फॉर एग्जांपल ये वाला जो ब्लू पॉइंट है, ये इधर ये रेड हो गया तो ये मिसक्लासिफाई है, ठीक है? तो अगर आप ये देखें कि कितने सही क्लासिफाई हुए, यानी कितने पॉइंट्स रेड हैं टोटल में से, यानी 200 में से कितने पॉइंट सही क्लासिफाई हुए हैं, तो वो आपके पास 82% एक्यूरेसी बनती है, ठीक है? यानी मैंने ये देखना है कि भई यानी एक्चुअल में
यानी सही क्लासिफिकेशन मेरे पास कितनी आई है, ठीक है। यानी एक्यूरेसी कहते हैं कि मतलब मैं चाहता ये था कि मेरे पास इतनी आए, यानी y2 की जो आउटपुट थी, लेट्स से मैं वो कह रहा था कि अगर ये x2 के पेयर्स हैं तो ये 1 आनी चाहिए, ठीक है। और लेट्स मतलब वो जो 1 आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने इस केस में वो रेड की हुई है, ठीक है। अब एक्चुअल में मुझे पता नहीं, हो सकता है वो उल्टा हो, मगर ये कि जितने वंस आने चाहिए थे, मतलब ट्रू पॉजिटिव कितने हैं इसमें, यानी एक्चुअल में जो इधर रेड थे वो कितने रेड हैं इधर, ठीक है। यानी कितने उनमें से कितने रेड हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो वो आपके पास 82% बनती है, ठीक है जी। सो ये लेक्चर था आज का, जिसमें हमने इन डेप्थ डिस्कशन की है कि कैसे मैं numpy के ज़रिए किसी भी एक न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।